this video, I will teach you class 8, chapter 1st, right, second part. So, in first part, we have studied that about agriculture, about the beginning of agriculture, and what is called agriculture, what is called crops, types of crops, and types of crops according to season, and खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. हमने इससे पहले वाले वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी, एग्रीकल्चर कहाँ, एग्रीकल्चर से पहले जो लाइफ का ह्यूमन बीइंग का वो कैसा था, और एग्रीकल्चर जो जब प्रारंभ हुआ तो उसने कई तरह के क्रॉप्स को उगाना शुरू किया. तो क्रॉप्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ क्रॉप हमने पढ़ा, और सीजन के अकॉर्डिंग भी हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं उसके बारे में कि कैसे जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं उसको करते हैं. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स टेक सेवरल एक्टिविटीज और टास्क टू कल्टीवेट ए क्रॉप. जो फार्मर्स होते हैं वो कई तरह की गतिविधियां, कई तरह के कार्य करते हैं अच्छे फसल के प्रोडक्शन के लिए. तो उन्हीं टास्क को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के, बिना अच्छी तैयारी के हम गुड प्रोडक्शन नहीं फाइंड कर सकते. तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा. तो इसी प्रिपरेशन को, खेती करने की गतिविधियों को किस तरह से प्लाविंग की जाती है, लेवलिंग की जाती है, किस तरह सीड का सिलेक्शन किया जाता है, सीड का सिलेक्शन होता है, उसके बाद सोविंग की जाती है और इरिगेशन की जाती है, फसलों में सिंचाई की जाती है और हार्वेस्टिंग की जाती है. जब फसल मैच्योर हो जाते हैं तो उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसको सुखाने के बाद फसलों को स्टोरेज करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, क्योंकि बिना स्टोरेज के जो हमारी क्रॉप्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है. तो फार्मर्स टेक सेवरल एक्टिविटीज टास्क टू कल्टीवेट गुड क्रॉप्स. फार्मर्स टेक several activities or tasks to produce good crops. Farmers take several activities or tasks to produce good crops. Over a period of time. So these activities or tasks are called activities or tasks are called agricultural practice. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, संबंधी गतिविधियां क्या होती हैं? फार्मर टेक सेवरल एक्टिविटीज और टास्क टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दीज एक्टिविटीज आर टास्क और कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस.
मतलब जो किसान होते हैं वो कई सारी गतिविधियों को, एक अच्छे फसल के उत्पादन के लिए कई सारी गतिविधियों को एक समय के लिए कंप्लीट करते हैं। उन्हीं गतिविधियों के उन्हीं काम को, टास्क को हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं या कृषि संबंधी गतिविधियां। तो वो क्या होते हैं, तो वो गतिविधियां क्या क्या होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। वो गतिविधियां क्या क्या होती हैं जो फार्मर्स लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कैसे वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सॉइल की प्लाविंग की जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम उसकी जुताई करते हैं। जो मिट्टी होती है, जो बाइफिट्स होते हैं, उसकी हमें जुताई करनी पड़ती है। तो हम सभी जानते हैं जो प्लाविंग होते हैं उसके कई सारे लाभ होते हैं, क्योंकि प्लाविंग करने से जो सॉइल होता है वो लूज हो जाता है और जो रूट्स होती है, जो प्लांट्स की रूट्स होती है, प्लाविंग करने से, जुताई करने से वो अंदर की तरह पेनिट्रेट करके उसकी जड़ें अंदर तक जाती हैं। तो जब जड़ें अंदर तक जाएंगी तो अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को टेक करेंगे, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। और प्लाविंग करने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो बलुरी हो जाती है और जो मैन्यूर्स होते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन और मैन्यूर्स होते हैं वो भी अच्छे से उसमें मिल जाते हैं। और जो वीड्स होती है, जो खरपतवार होते हैं, वो भी जुताई करने से वो क्या होते हैं, जुताई करने से जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें निकल जाती हैं और वो सूख जाते हैं। और जो प्लाविंग वाला फील्ड होता है, जिस फील्ड की हम प्लाविंग कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, वो अधिक पानी को एब्जॉर्ब करता है, अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा जो फील्ड होता है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्रॉप प्रोडक्शन है ऐसे फील्ड में बढ़ जाता है और भी कई सारे लाभ है। और जो उसमें जो रूट्स होती है, जो प्लांट की रूट्स होती है वो ब्रीथ करती है। तो अगर हम सॉइल को अच्छे से प्लाउ करते हैं तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनमें जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो अच्छा होगा। तो उससे जो पौधों का जो विकास है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाएगा। तो जो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं इसके द्वारा, प्लाविंग के द्वारा। इसके द्वारा तैयार करते हैं प्लाविंग के द्वारा। प्लाविंग क्या होता है, खेतों की जुताई करना। तो हम बताए हैं प्लाविंग करने से क्या होते हैं, कई सारे लाभ होते हैं। प्लाविंग करने से मिट्टी लूज हो जाती है और उसमें पौधों की जो जड़ी है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट होती है और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल को ग्रहण करने की क्षमता है जो मिट्टी की, वो भी बढ़ जाती है। और जो वीड्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अच्छे से क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। प्लाविंग है तो प्लाविंग के लिए किस इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, प्लाउ। प्लाउ मतलब क्या होता है, हल होता है। तो प्लाउ जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड से जानते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड था प्लाविंग का, जो परंपरागत जो मेथड था, जो पहले का मेथड था, वो लोग लकड़ी का हल होता था, आपने देखा होगा। तो जो लकड़ी के हल के द्वारा वो लोग जुताई करते थे, जिसमें एक हैंडल लगा होता था पकड़ने के लिए और उसमें प्लाउ व्हील्स होते थे जिसके द्वारा वो लोग जुताई करते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न मेथड आ गया है, आजकल ट्रैक्टर के द्वारा प्लाविंग की जाती है। तो
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेज क्या था? प्लाविंग। प्लाविंग मतलब जुताई करना। और उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो है लेवलिंग। प्लाविंग के बाद दूसरा स्टेज आता है इसमें, वो क्या है? लेवलिंग। तो प्लाव में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वुडन और आयरन प्लाव। जो हल है उसमें हम वुडन लकड़ी वाला हल, क्योंकि अब लगभग समाप्त हो गया है प्रथा, लेकिन कई कई गांव में अभी भी है वो। इसको आप क्या करते हैं? बैल इसको खींचते हैं, उसके बाद हम करते हैं आयरन प्लाव। ट्रैक्टर्स में अधिकतर 90% ट्रैक्टर से ही प्लाविंग हो रही है। और इसमें भी लेवलिंग मतलब होता है, लोग देखे होंगे एक वुडन या आयरन लेवलर होता है जो समतल करता है। जुताई करने के बाद ट्रैक्टर्स के हल के पीछे लगा रहता है, जिसमें जो वुडन भी होता है उसको लकड़ी का मतलब बना देते हैं एक वजन टाइप का, तो उससे वो क्या करता है? वो समतल कर देता है। जो उसमें बड़े पार्टिकल होते हैं, सॉइल के बड़े पार्टिकल होते हैं, उससे लूजन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और लेवलिंग के भी कई सारे फायदे हैं, क्योंकि लेवलिंग करने से सबसे पहली बात यह होती है कि जो फील्ड है वो पूरी तरह समतल हो जाती है। जब समतल हो जाती है तो फील्ड के समतल होने से यूनिफॉर्म इरिगेशन, फील्ड जब समतल रहेगी तो जो पानी है वो फील्ड में हर जगह समान रूप से जाएगा, तो जो सभी प्लांट्स है फील्ड में सबके पास पहुंचेगा। और दूसरा फायदा यह होता है लेवलिंग करने से वाटर लॉगिंग नहीं होती है, पानी एक जगह इकट्ठा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा खेत जो समतल नहीं है, वहाँ आप इरिगेशन कर रहे हैं, पानी उसमें दे रहे हैं, तो कहीं वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जहाँ पानी की मात्रा अधिक हो जाती है वहाँ जो रूट्स होती है प्लांट की, वो ब्रीथ नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती। इसलिए आपने देखा होगा रबी क्रॉप्स, जो रबी क्रॉप है उसको विंटर क्रॉप से कहते हैं, जैसे गेहूं की फसलें, मटर की फसलें और मस्टर्ड की फसलें, सरसों की फसलें, उसमें पानी की थोड़ी अधिकता हो जाती है, वो उसकी जड़ें सूख जाती है, उसकी जड़ें ऊपर रहती है। तो और जब जड़ों को ब्रीथिंग नहीं करने के मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई क्लोज हो जाएगा तो वो सूख जाएगा। तो लेवलिंग करने से कई सारे फायदे हैं। लेवलिंग करने से जो हम जो सीड उसमें सो करते हैं, जिसमें हम बीज बोते हैं, वो ठक जाता है। लेवलिंग जब करते हैं तो हम कोई सीड उसमें सो कर रहे हैं तो वो ठक जाता है। जब वो ठक जाता है तो उसको जो बर्ड्स होती हैं वो खा नहीं पाती। आप लोग देखा होगा कि अगर कोई हम सीड सो कर रहे हैं तो बर्ड्स आती है, अगर ऊपर है सीड्स तो उसको खा जाती है। तो लेवलिंग करने से वो बीज अंदर ठक जाएगा और वो बर्ड्स को खा नहीं पाएंगे। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसमें हमने प्लाविंग के बारे में पढ़ा। प्लाविंग क्या होता है? प्लाविंग जिसे हम जुताई करते हैं, उसके द्वारा जो सॉइल होता है लूजन हो जाता है और जो सॉइल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्लाविंग में हमने वुडन और आयरन प्लाव के बारे में पढ़ा। जो वुडन प्लाव होता है वो लकड़ी का हल होता है, तो उसके द्वारा जुताई की जाती है। और आजकल आयरन प्लाव, क्योंकि आयरन प्लाव ट्रैक्टर में जो लगा होता है सभी लोग देखते हैं, उसके द्वारा जुताई की जाती है। और लेवलिंग में भी जो लेवलिंग है उसमें भी वुडन लेवलर होता है, वुडन लेवलर होता है और आयरन लेवलर होता है। तो वुडन लेवलर और आयरन लेवलर के द्वारा इस तरह से उसको हम लोग समतल करते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। उसमें हम प्लाविंग के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाविंग में किस तरह से जो फार्मर्स होते हैं वो अपने इम्प्लीमेंट को अप्लाई करते हैं। तो प्लाविंग में जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पारंपरिक विधि थी कृषि करने की, वो वुडन प्लाव था।
एक लकड़ी का हल होता था जिसको किसान इस तरह से इस लकड़ी के हल में एक प्लाउ शाफ्ट लगा होता है और एक बीम लगा होता है, जिसे जुआ भी कहते हैं। इसको बैलों की जो ऑक्सीजन जिसको पुल करते हैं उसमें एक पुल होती है, उसमें इसको बांध दिया जाता है, तो आयरन से ज्यादा से पुल करते हैं। और फिर प्लाउ शेयर होता है, ये जो पार्ट है तो प्लाउ शेयर थोड़ा सा अलग पार्ट होता है जो कि सॉइल को कल्टीवेट करता है, जो उसकी प्लाविंग करता है, जुताई करता है। और यहाँ पे ये हैंडलिंग लगा होता है और इसकी सहायता से जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल को प्लाव करते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो इस प्रकार एक प्रकार का ऐसा प्लाव होता है जो कि जो सॉइल की उसकी थोड़ा सा गहराई से जुताई करता है, जिससे उसकी जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। इसको हम लोग फिगर में देखेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए वो क्या होता है। वो दिस इज ए टूल यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स। ये ऐसा टूल होता है जो सॉइल को लूज करता है और जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होता है, और जो लॉन्ग रॉड होता है वो वुड का होता है, आयरन का होता है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लॉन्ग रॉड है यह आयरन का होता है या वुड का हो सकता है, जिससे जो सॉइल है उसकी अच्छे से जुताई कर दी जाती है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन विच वर्क्स लाइक ए प्लेट एट दिस अदर एंड ऑफ ए बीम इज अटैच्ड विद ए प्लेस ऑफ द नेक ऑफ द पोल्स। ताकि इसके दूसरे जो इंड्स होते हैं उस पर एक मुड़ा हुआ बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो कि ब्लेड की तरह कार्य करता है। आप लोग इस जो बेंट प्लेस है उसको देख सकते हैं। ये जो बेंट प्लेस, ये मुड़ा हुआ प्लेस है, यह ब्लेड की तरह कार्य करता है। यह सॉइल को चीरने का काम करता है। इससे जो सॉइल होती है वो अधिक लूजन हो जाती है। ये जो बेंट प्लेट आप लोग देख रहे हैं, इस बेंट प्लेट के द्वारा सॉइल क्या होती है और लूजन हो जाती है। एट द अदर विच इज प्लेस्ड बाय द नेक ऑफ द पोल। और ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस बीम है, इसको जुआ भी कहते हैं। इसको हम बुल्स के नेक पे रख करके उसको पुल करते हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। प्लाविंग के बारे में, प्लाविंग में हमने प्लाव के बारे में बताया। जो प्लाव होता है, जो वुडन प्लाव है उसमें प्लाव शाफ्ट होता है। प्लाव शाफ्ट को हम ऑक्सन के नेक पे स्ट्रक कर देते हैं, और ये हैंडल होता है। इस हैंडल को फार्मर्स पकड़ के प्लाव शेयर के माध्यम से उसको प्लाविंग करते हैं। तो अब हमने हो के बारे में पढ़ लिया। अब वो जो मॉडर्न मेथड है वो है कल्टीवेटर। तो आप लोग देखिए, जो कल्टीवेटर क्या होता है, इट इज ए ट्रैक्टर ड्रिवन प्लाउ। ऐसा ट्रैक्टर होता है जो कि प्लाउ को ड्राइव करता है, प्लाव को खींचता है। तो लोग देखते होंगे आज के सबसे सुलभ साधन जो ट्रैक्टर्स है, इसमें कल्टीवेटर लगे होते हैं। इट हैज सेव्ड टाइम एंड लेबर। इससे समय की बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। आप लोग कल्टीवेटर देखिए, इससे जो सॉइल का जो जुताई है वो एक सेम लेवल में हो जाता है और मिट्टी काफ़ी बुरी हो जाती है, जिससे जो प्रोडक्शन है, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, वो काफ़ी हाई लेवल पे हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लेबलिंग इज डन इन प्लाविंग इन फील्ड।
लेबलिंग कब होता है? जब लेबलिंग मतलब समतल करना, जब हम सॉइल को प्लाउ कर लेते हैं, जुताई उसकी कर लेते हैं, उसके बाद हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग से क्या होता है? प्लाउ लैंड इज लेवल प्रेजेंस ऑफ लाइटली यूजिंग ए लेबलर, इट कैन बी ड्रिवन बाय एनिमल और ट्रैक्टर। तो लेबलर को वो एनिमल्स के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा हम ड्राइव करते हैं, और इससे कुछ बेनिफिशियल कुछ लाभ होते हैं। उस लाभ क्या है? लेबलिंग इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग एंड इरिगेशन। यह बीज को बोने के लिए और सिंचाई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। एंड सम बेनिफिट्स आर गिवन बिलो। द लेवल सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे। जो सॉइल होता है, जो लेवल समतल कर दिया जाता है, वो ब्लो नहीं होता है। विंड, रेन, वाटर, डस्ट, लेबलिंग प्रिवेंट्स इन सॉइल इरोजन। तो लेबलिंग से सॉइल इरोजन मतलब जो भूमि का क्षरण है वो भी नहीं होता है। और दूसरा जो बेनिफिशियल होता है लेबलिंग का, वो क्या होता है? इट हेल्प द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। इससे वाटर, मैन्यूर और फर्टिलाइजर जो होते हैं उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब एक समान रूप से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपने देखा ये लेबलर है, ये आयरन लेबलर है जिसके द्वारा मिट्टी को समतल किया जा रहा है। लेकिन वुडन लेबलर भी होता है जो कि फार्मर्स के द्वारा यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो दूसरा पार्ट है, पहले भी हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पढ़ा कि प्लाविंग के बारे में, किस तरह प्लाविंग की जाती है, किस तरह जुताई की जाती है। उसमें हमने वुडन प्लाव के बारे में पढ़ा, ट्रेडिशनल मेथड, और आयरन प्लाव के बारे में पढ़ा, वो के बारे में पढ़ा हमने, और कल्टीवेटर के बारे में पढ़ा। और हमने लेबलिंग किस तरह की जाती है, लेबलर के द्वारा लेबलिंग की जाती है, समतल किया जाता है जमीन को। उसके फायदे भी पड़े। लेबलिंग करने से जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह भुरभुरी हो जाती है, और उसको बर्ड्स, वो सीड्स होते हैं वो ढक जाते हैं, उसको बर्ड्स नहीं खाते। तो जब प्लाविंग के बाद जो दूसरा स्टेज है वो सोविंग ऑफ सीड्स। हम जो बीजों को इस तरह से सॉइल के अंदर सो करते हैं। तो आफ्टर sowing, after preparing of the soil, the next step is sowing the seeds. After preparing the soil, next step is sowing the seeds. Sowing of seeds, this is the process so sowing of seeds मतलब this is the process where seeds are placed in the soil, by which seeds are placed in the soil। तो हम लोग सोइंग के द्वारा जो सीड होता है उसको सॉइल के अंदर प्लेस कर देते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो किस पे डिपेंड करता है? किसी क्रॉप का प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि जनरेशन कैसा हो रहा है, सीड्स का जनरेशन कितने परसेंटेज में हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर जनरेशन नहीं हो रहा है तो जो फसलों का हमारे उत्पादन है उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा, और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से प्रभावित होगा। तो सोइंग ऑफ सीड्स में क्या होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप production। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है सोइंग ऑफ सीड्स।
और सोइंग ऑफ सीड्स के कई सारे फायदे भी हैं। तो फायदे क्या क्या है कि जो सीड्स होते हैं वो जनरेशन के मुख्य आधार होते हैं। अगर हम सीड को सो नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो। तो उससे पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है सीड को सो करने से पहले। सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं सीड का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन का मतलब जो बीज है उनका हम चुनाव करते हैं। जो बीज है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, मतलब जो अगर वो अनहेल्दी रहे, सीड्स अगर अनहेल्दी रहे तो उससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन प्रभावित हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपली टेस्ट कर सकते हैं, अगर सीड्स को पानी के अंदर रखते हैं तो जो कुछ सीड्स होती है पानी के ऊपर आ जाते हैं, कुछ जो सड़े हुए सीड्स होते हैं अधिकतर वो पानी ऊपर आ जाते हैं। अगर वो सीड्स का जो डेंसिटी है, वेट है, भारी है, तो जो स्वस्थ सीड रहेंगे वो अंदर पानी के चले जाएंगे और जो अस्वस्थ सीड रहेंगे वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसको अलग कर देते हैं और ये भी चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट है या फंगस है वो उसको कहीं इफेक्ट नहीं रखी है। तो सबसे पहले होता है सीड शुड बी क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। सिलेक्शन ऑफ सीड में प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन, मतलब सावधानियां। फर्स्ट सीड मस्ट बी सीड्स should be healthy, clean. The seeds should be healthy, clean, and disease free. और सेकेंड क्या होना चाहिए, सीड्स होती है should be heavy, not hollow. वो hollow नहीं हो जाए, जैसे खोखले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीड्स अंदर से खोखले हैं तो उनका जनरेशन नहीं होता। और थर्ड प्रिकॉशन क्या करते हैं, सोविंग करने से पहले सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड। अगर हम उसमें फंगिसाइड्स मिला देते हैं तो उसमें जो फंगस रहेंगे वो या जो बैक्टीरिया रहेंगे, जो भी इंसेक्ट उसको प्रभावित किए रहेंगे, वो फंगस फ्री हो जाएगा और उसमें उससे जो जनरेशन होता है वो बढ़िया होता है। तो सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड। तो ये सारे प्रिकॉशन है हम लोग सोइंग करने से पहले टेक करते हैं। अब हम लोग सिलेक्शन ऑफ सीड में हम देखेंगे कि जो सिलेक्शन करने के बाद जो घेर होता है वो रेडी हो जाता है किसके लिए करने के लिए, सोइंग करने के लिए। तो सिलेक्शन करने के बाद अगर हम स्वस्थ सीड्स का स्वस्थ बीज का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसका सॉइल प्रिपेयर होता है उसको सोइंग करने के लिए। और इसको ओवर वायरिंग से डिवाइड करने के लिए, इसको अच्छे से सोइंग करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो सॉइल है उसके जो मॉइस्चर है उसमें नमी पर्याप्त है कि नहीं। तो अगर सॉइल के अंदर नमी है तो तभी हम सोइंग करते हैं, क्योंकि बिना नमी के अगर हम सोइंग कर लिए तो उसका जनरेशन बहुत अधिक प्रभावित होगा, लगभग न के बराबर हो जाएगा। अगर हमें अगर सॉइल के अंदर नमी नहीं है हमें इरिगेशन भी करना पड़ता है उसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे टूल्स क्या होते हैं सोइंग करने के। तो टूल्स फॉर सोइंग सीड्स।
तो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम उसको शो करते हैं, तो कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा हम फसलों की जो सीड्स है उसकी बुआई करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वह है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में सीड आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड मैनुअली। फर्स्ट मैनुअल मेथड, फर्स्ट स्टेज है वो है मैनुअल मेथड। तो मैनुअल मेथड में जो किसान होते हैं वो अपने हाथ से जो बीज होते हैं उसकी सोइंग करते हैं, लेकिन जो मैनुअल मेथड है इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। जो सीड्स होते हैं उसका एक प्रॉपर वे में एक समान वितरण फील्ड्स में नहीं हो पाता है। कहीं पे सीड्स अधिक हो जाती है, कहीं पे जो सीड्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो जो मैनुअल मेथड है इसको कहीं कहीं ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, क्योंकि इसमें जो किसान उत्पादन होते हैं अपने हैंड से वो फसलों जो सीड्स होते हैं उसकी सोविंग करते हैं। तो इस तरह का जो सोविंग है इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद हैंड्स के द्वारा फसलों की सीड्स की सोविंग करते हैं, उसको मैनुअल मेथड्स कहते हैं। और इस मेथड में जो सीड्स होते हैं वो राइट डेप्थ में, उचित गहराई पे उनका सोविंग नहीं हो पाता है। कुछ सीड्स ऊपर ही रह जाते हैं और उन सीड्स को बर्ड्स खा जाती हैं, जिससे भी जो परसेंटेज है सोविंग का वो कम हो जाता है फील्ड्स में और जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। और जो सेकेंड मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड। सेकेंड जो मेथड है वो क्या है, पहला मैनुअल मेथड हो गया, सेकेंड है ट्रेडिशनल मेथड। तो हमने पढ़ा कि जो मैनुअल मेथड होता है उसमें फार्मर्स होते हैं वो खुद शो करते हैं हैंड्स के द्वारा सीड्स को, और ट्रेडिशनल मेथड्स में ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो प्लाव के अंदर ये पाइप टाइप का इम्प्लीमेंट लगा होता है, उसके द्वारा वो उसको शो करते हैं। उसको हम फिगर में देखेंगे। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के बारे में देखेंगे कि दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। द टूल यूज फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। वो फनल के टाइप का होता है। हैविंग 2 or 3 पाइप्स विथ शार्प एंड। उसमें 2 या 3 पाइप होते हैं, शार्प एंड्स लगे होते हैं उसमें, जिसके द्वारा जो सीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर शो होते हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द पाइप। तो जो पाइप होता है फनल टाइप का उसमें हम सॉइल को रख देते हैं और इसमें जो शार्प एंड्स होते हैं उसी के द्वारा वो जो सीड्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। पास डाउन थ्रू द पाइप दिस शार्प एंड्स पाइप्स आर सॉइल एंड प्लेस इन द सीड रियर। और हम लोग देख रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो किस तरह से सीड ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसमें देखिए आप फार्मर्स में जो फार्मर्स हैं वो जो फनल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, जो फनल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसी के अंदर सीड को रख देते हैं, उसके अंदर सीड्स को रख देते हैं और इसमें जो इंड्स लगे होते हैं, शार्प इंड्स होते हैं, उसके द्वारा जो सीड्स है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और इसके द्वारा वो सोविंग करते थे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था, सोविंग ऑफ सीड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड बाय फनल। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जो मेथड है वो बाय सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है आप लोग देखिए। सीड ड्रिलिंग में एक मशीन होती है, सीड ड्रिल वाली मशीन होती है जो कि ट्रैक्टर्स के द्वारा पुल होती है। इस सीड ड्रिल मशीन के द्वारा हम बीजों की बुआई करते हैं। तो सीड ड्रिल क्या होता है? अ सीड ड्रिल इज ए टूल विच इज कनेक्टेड टू द सेवरल पाइप। इसमें एक ऐसा फनल होता है जो कई पाइप्स के द्वारा जुड़ा होता है।
दिस बाउल ड्रिल इज अटैच टू द प्लाउ, यह प्लाउ में अटैच होता है। व्हेन प्लाउ मेक्स फरोज along the field, the soil through the pipe nowadays seed soil pipes। तो जब प्लाउस को खींचता है तो उन्हीं पाइप्स के द्वारा जो सीड होता है वो सॉइल के अंदर इंटर कर जाता है। नाउअडेज सीड ड्रिल इज द यूज फॉर द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो सीड ड्रिल को ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं जो कि ट्रैक्टर के द्वारा पुल होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है सीड ड्रिल के? सीड ड्रिल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय विल डैमेज देम। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे हैं कि जो बीज होते हैं उसकी जो सोविंग है वो यूनिफॉर्मली मतलब पूरे खेत में एक समान रूप से हो जाती है और कहीं पे बीजों की संख्या अधिक और कहीं पे कम नहीं होती है। इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित होता है और फसलों की एक समान बुआई के कारण फसलें स्वस्थ होती हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इट इंश्योर दैट, और इसमें ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड सॉइल के अंदर चले जाते हैं वो दूसरे पक्षियों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं और उनको कोई भी बर्ड्स ईट नहीं कर सकती हैं और इट सेव्स टाइम एंड लेबर। और तो यह क्या बताता है? यह श्रम को भी बचाता है। तो इस तरह से हमने तीसरा जो मेथड था वो सीड ड्रिल के द्वारा पढ़ा। और जो चौथा मेथड है वो है बाई ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में हम सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। हम लोग देखते होंगे जो पैडी का जो खेत होता है उसमें ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है। द प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मिंग द सॉइल स्मॉल सीडलिंग, जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होती है या नर्सरी होती है, जैसे हम लोग धान की फसलों की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसको हम फिर प्लांट करते हैं, तो उसको इस तरह के मेथड को ट्रांसप्लांटेशन मेथड या विस्थापन विधि कहते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में हम डायरेक्ट सीड को नहीं सो करते, पहले हम सीड की नर्सरी तैयार करते हैं और उसके बाद वो उस नर्सरी जब वो तैयार हो जाती है तो उसकी हम रोपाई करते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ transferring the small seedlings from the transplantation is field such as paddy, brinjal, chili and tomato are grown। तो जो धान की फसल है, टोमेटो की फसल है, ब्रिंजल की फसल है या मिर्च की फसल है, उसकी सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं और उस नर्सरी को जब वो तैयार हो जाती है तो उसको फिर फील्ड्स में एक उचित दूरी पे उसको सो कर देते हैं। तो इस तरह के जो मेथड है उसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये धान की नर्सरी है। धान की नर्सरी को किस तरह जो किसान लोग हैं वो रोपाई उसका कर रहे हैं। तो इसके फायदे भी होते हैं। इट इंश्योर द प्लांटेशन ऑफ ओनली हेल्दी सीडलिंग, इससे जो स्वस्थ सीडलिंग होती है उन्हीं की ट्रांसप्लांटेशन होता है। और इट इंश्योर द प्रॉपर स्पेसिंग, इट इज डन मैन्युअली। और यह चूंकि श्रम से किया जाता है या मानव श्रम द्वारा संपन्न होता है तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग भी होती है। प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, इससे प्लांट्स उचित मात्रा में प्रकाश पाते हैं। एंड न्यूट्रिएंट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर भी पाते हैं। तो इस तरह से हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, जो कृषि संबंधी गतिविधियां थी, उसके दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ा। पहला जो पार्ट था हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से जो सॉइल होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि सॉइल जब प्रिपेयर हो जाती है तो उसकी किस तरह से सोविंग की जाती है, किस तरह से बुआई की जाती है फसलों की। तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले सीड को सो करने से पहले सिलेक्शन करते हैं सीड का, सीड स्वस्थ है या नहीं। तो सीड के सिलेक्शन में कुछ विकासों का ध्यान रखते हैं कि सीड हेल्दी है, क्लीन है, डिजीज फ्री है कि नहीं। और सीड मतलब वो हॉलो नहीं होना चाहिए, और
सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड, उसको अच्छी तरह फंगिसाइड से ट्रीट करने के बाद तब हम उसको सोविंग करते हैं। तो उसमें भी सोविंग में हमने मैनुअल मेथड पढ़ा, किस तरह किसान अपने बाय हैंड के द्वारा बुआई करते हैं फसलों की। सेकंड हमने ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा, जिसमें जो किसान फार्मर्स होते हैं वो एक फनल टाइप इंस्ट्रूमेंट में सीड्स को रख देते हैं और उसमें कुछ शार्प नीड होते हैं, जैसे आपने फिगर में अभी देखा, वो शार्प नीड के द्वारा जो सीड होती है वो सॉइल के अंदर दी जाती है। और थर्ड मेथड हमने ट्रांसप्लांटेशन मेथड पढ़ा। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में वो मेथड होता है जिसमें जो सीडलिंग तैयार की जाती है, जो प्लांट्स होती है उनकी तरह सीडलिंग तैयार की जाती है, नर्सरी तैयार की जाती है, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी रोपाई या उनका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो अलग अलग दूरी पे दिया जाता है। तो इस चैप्टर का जो अगला वीडियो है, थर्ड पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस सारी चीजों को जो हमने बोर्ड पे और फिगर्स के माध्यम से बताया उसको अच्छे से अपने माइंड में कंटेन रखिए और इन सारे मेथड्स को जानिए। तो अगला जो वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और उसमें हम कई सारी चीजों के बारे में जानेंगे, कई सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।